नमस्ते बच्चों, मैं हूं अजीत सर और आज हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मोड़ की बात करेंगे। तैयार हो? आज की हमारी कहानी है मुस्लिम लीग का जन्म और भारतीय राजनीति पर इसका असर। अब देखो, कोई भी बड़ी चीज यूं ही अचानक से नहीं बन जाती है ना। उसके पीछे कई सारी बातें होती हैं, कई वजहें होती हैं। तो चलो पहले मुस्लिम लीग के बनने से पहले के माहौल को समझते हैं। मुस्लिम लीग का जन्म एक पृष्ठभूमि, एक बाग है जिसमें कई तरह के फूल खिले हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से कुछ फूलों को लगने लगा कि उनकी पहचान अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं। एक, हिंदू मुस्लिम अलगाव की भावना। ये बात उन दिनों की है जब धीरे धीरे मुसलमानों में ये एहसास बढ़ने लगा कि हिंदू समाज से उनकी पहचान कुछ अलग है, उनकी संस्कृति अलग, उनके रीति रिवाज अलग, उनकी परेशानियां अलग। इस एहसास को, इस सोच को हवा देने वाले कई लोग थे। कुछ धार्मिक नेता थे तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी। 2, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। हमारे अंग्रेज बहादुर बहुत चालाक थे, जानते हो। उन्हें पता था कि अगर हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे तो उनकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी होशियारी से ऐसी बातें फैलानी शुरू की जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच शक और गलतफहमियां पैदा हों। कभी वो मुसलमानों को हवा देते कि तुम्हारी तरक्की हिंदू रोक रहे हैं, कभी हिंदुओं को। इस नीति ने आग में घी का काम किया। 3, बंगाल का विभाजन 1905। ये एक बहुत बड़ी घटना थी बच्चों। अंग्रेज सरकार ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पूर्वी बंगाल जहां मुसलमान ज्यादा थे और पश्चिमी बंगाल जहां हिंदू ज्यादा थे। उनका कहना था कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद वही फूट डालो वाला था। इस विभाजन से मुसलमानों में ये भावना और मजबूत हुई कि अंग्रेज उनके हितैषी हैं और हिंदुओं में इसके खिलाफ बहुत गुस्सा था। 4, सर सैयद अहमद खान का प्रभाव। सर सैयद अहमद खान एक बहुत पढ़े लिखे और दूरदर्शी मुसलमान नेता थे। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि अगर तरक्की करनी है तो अंग्रेजी शिक्षा हासिल करो, आधुनिक बनो। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा इदारे यानी संस्थान की बुनियाद रखी। उनका मानना था कि मुसलमानों को अभी कांग्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू नेता हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। उनका मकसद मुसलमानों को तरक्की की राह दिखाना था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी एक अलग पहचान की भावना को बल मिला। 6, मुसलमानों में राजनीतिक चेतना का विकास। धीरे धीरे मुसलमानों में भी ये समझ आने लगी थी कि अपने हकों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जब कांग्रेस बनी और उसने पूरे भारत के लोगों की बात की तो कुछ मुसलमानों को यह लगने लगा कि कांग्रेस शायद उनकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। उन्हें लगा कि कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू नेता हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। इस वजह से कुछ मुसलमानों में एक अलग संगठन बनाने की इच्छा पैदा हुई। 7, मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोगों को लगा कि अब एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करे, उनकी आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाए और उनकी समस्याओं का हल ढूंढे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो बच्चों, इन सारे विचारों और जरूरतों ने मिलकर एक मंच तैयार किया। 1906 में ढाका में एक मीटिंग हुई। इसमें कई बड़े बड़े मुसलमान नेता शामिल थे। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां जैसे नेताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई। ये लोग थे जिन्होंने मिलकर फैसला किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई जाए और इस तरह मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। वाह, क्या कहानी है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य। अब जब कोई पार्टी बनती है तो उसके कुछ मकसद भी होते हैं, कुछ लक्ष्य भी होते हैं, है ना। मुस्लिम लीग के भी अपने मकसद थे। मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। उनका सबसे पहला काम था मुसलमानों के हकों की बात करना, उन्हें बचाना और उनकी भलाई के लिए काम करना। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। शुरुआत में लीग ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी जताई। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों का साथ देने से ही मुसलमानों को फायदा होगा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गलतफहमियों को दूर करना। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन कागजों पर उनका एक मकसद ये भी था कि दोनों समुदायों के बीच प्यार और समझ बनी रहे। हालांकि बाद में ये मकसद पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया। मुसलमानों के लिए एक अलग पहचान स्थापित करना।
वो चाहते थे कि मुसलमान एक अलग समुदाय के तौर पर पहचाने जाएं, जिनके अपने अलग अधिकार और जरूरतें हों। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए विशेष अवसरों की मांग। उन्हें लगता था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने विशेष अवसरों की मांग की। अलग चुनाव क्षेत्र या सेपरेट इलेक्टोरेट, यह एक बहुत ही अहम और दूरगामी मांग थी। इसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं, जहां सिर्फ मुसलमान वोटर ही वोट दें और सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार ही खड़े हों। ये मांग आगे चलकर भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। मुस्लिम लीग का विकास और परिवर्तन। शुरुआत में लीग एक छोटे संगठन के तौर पर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे देश में अपनी पकड़ बनाई। इसके विचारों में भी समय के साथ बदलाव आया। कभी इसने कांग्रेस का साथ दिया, जैसे खिलाफत आंदोलन में, तो कभी पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़ी हो गई। सारांश में मुस्लिम लीग का जन्म एक खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की नीति, मुसलमानों में बढ़ती राजनीतिक चेतना और सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं का बड़ा हाथ था। इसके मकसद थे मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और एक अलग पहचान बनाना। क्या आपको यहां तक सब समझ आया बच्चों? कोई मुश्किल शब्द तो नहीं लगा? पूछो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति पर क्या जादू चलाया या क्या असर डाला। भारतीय राजनीति पर मुस्लिम लीग का प्रभाव। जब एक नया खिलाड़ी मैदान में आता है तो खेल का तरीका बदल ही जाता है ना? मुस्लिम लीग के आने से भी भारतीय राजनीति का पूरा नजारा बदल गया। एक, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत। ये सबसे बड़ा और गहरा असर था बच्चों। मुस्लिम लीग के बनने से पहले भी हिंदू मुस्लिम तनाव थे, लेकिन लीग के आने से इसे एक राजनीतिक रंग मिल गया। अब दो समुदाय सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर आमने सामने आने लगे। उनकी मांगें अलग, उनके नेता अलग। यहीं से सांप्रदायिक राजनीति यानी कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2, अलग मुस्लिम पहचान का उदय। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों में ये भावना बहुत मजबूत कर दी कि वे भारतीय राष्ट्र के भीतर एक अलग कौम यानी नेशन है। उनकी अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी जरूरतें हैं। इस पहचान ने आगे चलकर एक अलग देश की मांग को जन्म दिया। 3, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसा कि मैंने पहले बताया, लीग की ये एक बहुत बड़ी जीत थी। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की ये मांग मान ली। इसका मतलब ये था कि अब मुसलमान अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और ये सिर्फ मुसलमान ही होंगे। इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इसने दोनों समुदायों को एक दूसरे से दूर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे के वोटों की जरूरत नहीं थी। 4, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंधों में दूरी। शुरुआत में कुछ समय के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ भी आए, लेकिन ज्यादातर समय उनके रिश्ते तल्ख ही रहे। दोनों के मकसद अलग, उनकी रणनीति अलग। जैसे जैसे लीग की मांगों में कट्टरता आती गई, कांग्रेस से उसकी दूरी बढ़ती गई। ये दूरी इतनी बढ़ी कि आखिर में देश के विभाजन का कारण बनी। 5, खिलाफत आंदोलन और लीग। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा मौका था जब हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। तुर्की के सुल्तान, जो मुसलमानों के खलीफा भी थे, उनके सम्मान को अंग्रेजों ने ठेस पहुंचाई थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस और लीग एक साथ आए। ये एक सुनहरा पल था जब एकता की उम्मीद जगी थी, लेकिन ये एकता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 6, 1940 का लाहौर प्रस्ताव। ये एक ऐतिहासिक पल था बच्चों। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में अपना अधिवेशन किया और वहां एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मांग रखी गई कि मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम देश बनाया जाए। यहीं से पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा। 7, भारत का विभाजन। लाहौर प्रस्ताव से शुरू हुई ये मांग लगातार चलती रही।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इतनी दूरियां आ चुकी थीं कि देश का एक रहना मुश्किल लगने लगा था। लीग अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी और कांग्रेस देश को बंटने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार 1947 में भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग के प्रभाव का सबसे बड़ा और सबसे दुखद परिणाम था। निष्कर्ष। तो बच्चों, मुस्लिम लीग का जन्म भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ भारतीय राजनीति की दिशा बदली, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल को भी बदल दिया। इसकी स्थापना के पीछे कई कारण थे और इसके परिणामों ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। इसने सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया, मुसलमानों के लिए एक अलग पहचान स्थापित की और अंततः देश के विभाजन का कारण बनी। मुझे लगता है कि अब आपको मुस्लिम लीग के बनने से लेकर उसके असर तक की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? यहां तक का सफर कैसा लगा, बताओ? तो बच्चों, ये थी मुस्लिम लीग की कहानी और भारतीय सियासत पर उसके असर की पूरी दास्तान। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब इस पे थोड़ी और चर्चा करते हैं।